हेलो दोस्तों। तो राम राम सारा भैया ने। तो रेलवे के द्वारा 32,438 ग्रुप डी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो CEN 8/2024 रेलवे के नोटिफिकेशन द्वारा रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। रेलवे द्वारा 23 जनवरी से ग्रुप डी के लिए आवेदन पत्र लिए जाएंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 22 फरवरी रात्रि 12 बजे तक होगी। उसके बाद 2 दिन का समय फ़ीस पेमेंट करने के लिए दिया जाएगा। अगर किसी भाई की फॉर्म में कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए 25 फरवरी से 6 मार्च तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। रेलवे द्वारा इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो ग्रुप डी वैकेंसी के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 22 फरवरी यानी कि आखिरी फॉर्म सबमिट करने की तारीख तक अगर आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो ये एग्ज़ाम नहीं फिल कर सकते। आपने जो एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम अपनी परीक्षा के देकर अगर 22 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ गया हो तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट इस बात का कृपया ध्यान रखें कि फॉर्म फिल करते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह खुद अपनी ही दें। जो ही बैंक अकाउंट लिंक करना है वो खुद अपना ही करें ताकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो पैसे रिफ़ंड होते हैं तो वो आपके ही खाते में रिफ़ंड हो। रेलवे द्वारा एनेक्चर ए में ये डिटेल दी गई है कि जो भी पोस्ट रेलवे द्वारा निकाली गई है उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और कौन कौन इस पोस्ट के लिए सूटेबल है। तो एनेक्चर ए में ये सारे पैरामीटर दिए गए हैं। तो उसके बाद एनेक्चर बी में देखा जाए तो उसमें सारी SC ST OBC EWS सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी वाइज डाटा दिया गया है। तो रेलवे के डिपार्टमेंट द्वारा पोस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किसी भी टाइम की जा सकती है। तो कृपया रेलवे की साइट पे अब देखते अपडेट रहें। यहाँ पर रेलवे द्वारा मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है जो कि इस प्रकार है। A2 से लेकर A3, B1, B2 और C1, C2 ये 6 टाइप की मेडिकल स्टैंडर्ड जो ग्रुप डी पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं। तो इसके बारे में आगे अलग से एक वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको एक बात और बता दें तो रेलवे ने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो कैंडिडेट लासिक सर्जरी करवा लेते हैं अपनी आई साइट को सही करने के लिए तो वो सारे उनको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 और A3 नहीं दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ने लासिक सर्जरी करवा ली है उनको B1 से नीचे के मेडिकल स्टैंडर्ड में ही रखा जाएगा। तो कृपया इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। जिन्होंने भी लासिक सर्जरी करवा ली है तो उनको A2 और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट में नहीं रखा जाएगा। इससे थोड़ा आगे देखें तो रेलवे ने यहाँ पे नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बारे में बता दिया है। सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान से होना चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो इस बार एक रेलवे ने बहुत ही बढ़िया काम किया है क्योंकि इस बार पिछली वैकेंसी जो 2019 में आई थी उसके बाद लगभग 6 साल बाद रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है। तो इस बार जो भी कैंडिडेट पिछले 4-5 साल में ओवर एज हो गए हों तो उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन लेके आई है रेलवे। तो पहले जो 18 से 33 साल तक के कैंडिडेट ही ग्रुप डी में फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन अब रेलवे द्वारा जो स्टूडेंट 18 से 36 साल तक की उम्र के हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे जो एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग है वो सेम उसी तरह रहेगा। OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल अलग अलग, PWD के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल एग्जैक्ट्रा। वो नॉर्मल क्राइटेरिया पहले की तरह ही रहेगा। तो कैंडिडेट्स आपको एक चीज़ ये भी क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉलम को देखते ही नहीं हैं। तो जितने भी मेरे भाई जिन्होंने एक्ट अप्रेंटिस का कर लिया है, जो CCAA के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने अलग से एज रिलैक्सेशन दिया है। तो जो UR और EWS के हैं उनके लिए 3 साल का दिया है। जिन्होंने CCAA कंप्लीट कर लिया है, जो OBC के लिए हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं, तो उनके लिए 6 साल का है। इसके अलावा जो SC ST के स्टूडेंट हैं और CCA कंप्लीट कर लिया है उनके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बार रेलवे ने फिर क्लियर कर दिया है कि जिन भी स्टूडेंट का अभी तक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हर एक वैकेंसी के लिए ज़रूरी है उसका अगर रिजल्ट नहीं आया है तो दे शुड नॉट अप्लाई। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग में है वो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के और ITI के पोस्ट के बराबर नहीं समझा जाएगा। तो जिन्होंने सिर्फ ITI या फिर CCAA का मतलब है जो ITI करके रेलवे में 1 साल की ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप करते हैं उन स्टूडेंट को CCAA
कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस बोला जाता है। तो जो डिप्लोमा है और बीए ग्रेजुएशन वगैरह है वो इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। इसके आगे फ़ीस के बारे में बताया गया है। जितने भी यूआर और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस है, और पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, एससी, एसटी, ईबीसी। ईबीसी वो होते हैं जिनकी एनुअली 50,000 से कम इनकम होती है, तो उनको 250 रुपये फ़ीस है। और एक पिछली बार की तरह ही जो बीसी और जनरल के स्टूडेंट हैं उनको फॉर्म पेपर में अपीयर होने के बाद 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, और बाकी अदर कैटेगरीज़ को 250 रुपये पूरे के पूरे पेपर में अपीयर होने के बाद में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। फ़ी पेमेंट करने का मोड ऑनलाइन ही रहेगा। तो यहाँ पे ये नीचे रेलवे ने अलग से क्लियर लिखा भी है। तो ईबीसी कैंडिडेट वही होंगे जिनकी फैमिली इनकम एनुअली 50,000 से कम होगी, और इनके लिए इसको अलग से सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट ईबीसी और ओबीसी में कंफ्यूज ना हो, ईबीसी अलग है और ओबीसी अलग है। ओबीसी में हमारे मिनिमम जो एनुअल इनकम की लिमिट है नॉन क्रीमी लेयर के लिए वो 8 लाख है, और जो ईबीसी कैटेगरी है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो इसके अंदर सिर्फ 50,000 एनुअल इनकम से अगर नीचे है तो ही इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई करें। इससे आगे ये रिफ़ंड के बारे में बताया गया है। पेपर में अपीयर होने के बाद में पेपर अटेंड करते ही उसके बाद में आपकी 400 और 250 रुपये कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस है आपके खाते में रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपना ही खाता से ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ताकि जब रिफ़ंड आए तो आपके ही खाते में रिफ़ंड आए। उसके बाद में रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो रिजर्वेशन की कॉलम एज इट इज़ जो पहले रहते थे सेम वही रहने वाले हैं, कोई अलग से रिजर्वेशन का चेंज नहीं हुआ है। इस बार रेलवे द्वारा एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। जो इतने भी कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके बारे में पूरे विस्तार से बिल्कुल नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो पिछली बार ये चीज़ें क्लियर नहीं होने के कारण तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो इस बार रेलवे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है भी जितने भी सीसीएए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिया जाएगा, मतलब उनके लिए अलग से ही वैकेंसी प्रेस्क्राइब्ड है। तो जिन्होंने भी क्लोजिंग डेट मतलब 22 फरवरी से पहले पहले वो एक्ट अप्रेंटिस के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं, चाहे रिज़ल्ट उनका नहीं आया हो तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उनको अपना पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाना होगा। तो यहाँ ये भी बताया गया है कि चाहे आपने किसी भी जोन किसी भी रेलवे के यूनिट से एक्ट अप्रेंटिस की हो, वो कोई मायने नहीं रखता, आप कोई सी भी आरआरबी या आरआरसी के थ्रू फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के स्टूडेंट के जितने अप्रेंटिसशिप में मार्क्स आए होंगे उसका 1/3 उनका सीबीटी में काउंट कर लिया जाएगा। अगर आपके 75% मार्क्स आए हैं तो आपके 25 नंबर सीबीटी में मिल जाएंगे। तो यह बहुत ही बढ़िया आपको रिलैक्सेशन है। तो इसके अलावा ये भी क्लियर कर दिया है कि जितने भी एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं उनको फिजिकल टेस्ट नहीं देना होगा, उनके लिए फिजिकल टेस्ट एग्जम्प्ट कर दिया गया है। जितने भी सीसीएए स्टूडेंट हैं वो अपनी डिटेल मार्क्स एनसीबीटी एग्जामिनेशन अपलोड करेंगे। तो सीसीएए स्टूडेंट्स को अपना मार्कशीट अपलोड करनी होगी, तो ताकि आपके 1/3 मार्क्स आपको सीबीटी में दिए जा सकें। तो जो भी स्टूडेंट ये मार्कशीट अपलोड नहीं कर सकेगा उसको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। तो इससे आगे जितने भी जो पहले किसी जॉब में कर्मचारी हैं, किसी भी अदारे में कर्मचारी हैं, तो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ज़रूर दिखाना होगा। इसके आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है, जो कि 4 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद में फिजिकल पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आएगा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सही हो जाता है तो उसके बाद में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टूडेंट पीईटी में क्लियर हो जाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल की जाएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे आगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको बता दें सीबीटी में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो ये 90 मिनट का जो आपका पेपर होगा, इसमें 25 नंबर की जनरल साइंस जो मैक्सिमम 10th लेवल तक की साइंस में आती है, 25 नंबर की मैथमेटिक्स, 30 नंबर की जनरल रीजनिंग और 20 नंबर के जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स रहेंगे। टोटल आपका 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, उनके लिए समय 120 मिनट रहेगा।
1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यूआर के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% है, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 30%, SC/ST के लिए 30%, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 2 नंबर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके आगे आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद पीईटी के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग है, 4 मिनट और 15 सेकंड का आपका समय दिया जाएगा, सिंगल चांस रहेगा। यहीं अगर फीमेल की बात करी जाए तो फीमेल को यही 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 kg वेट उठाकर 100 मीटर की डिस्टेंस 2 मिनट में समय दिया जाएगा, तो उसको कवर करना है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 1 किलोमीटर दौड़ रहेगी, 4 मिनट और 15 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। यहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल को 20 kg वेट 100 मीटर की डिस्टेंस तक चल के जाना है 2 मिनट के समय के अंदर अंदर। तो आप घबराएं मत। मैं रेलवे में पहले भी जॉब कर चुका हूं, तो मैंने भी ये फिजिकल दिया था, तो बिल्कुल ही आसान सा फिजिकल है। ऐसा ना कोई बड़ा उसमें भारी काम नहीं है। आराम से वहाँ टेबल पे वेट पड़ा होगा, तो वेट को आप जो कंधे पे उठा सकते हैं, जो लेकिन उठाने और का जो टाइम होगा वो आपका इस 2 मिनट के समय के अंदर नहीं काउंट होगा। आपका कंधे पे उठाने के बाद चलने से जो टाइम काउंट होगा वही शुरू होगा। तो आराम से आप 1-1.5 मिनट के अंदर अगर चल के भी जाते हैं तो भी 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो अगर आपका पीईटी कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक बात रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि अगर पीईटी 2 स्टेजेस में होगा, अगर आप वेट वाले पीईटी में अगर फेल हो जाते हैं तो आपकी रनिंग नहीं करवाई जाएगी। अगर आप वेट उठाकर 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, तो ही आपका आगे रनिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं। जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिकल टेस्ट ज़रूरी नहीं है, वो इससे बाहर हैं, उनको डायरेक्ट ही फाइनल लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो फिजिकल के लिए यहाँ पे अलग से बता दें, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी उनके लिए रेलवे ने साफ तौर पे बता दिया है। तो आपसे एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, और आपको एक बार टेम्परेरली अनफिट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में जब भी वो आपके लिए सीट रिज़र्व कर दी जाएगी, जब भी आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में आपसे फिजिकल लिया जाएगा और उसके बाद में ही आपको जॉब दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक बात और बताना भूल गया कि फिजिकल टेस्ट के लिए 3 गुना बंदे बुलाए जाएंगे, तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितनी रेलवे द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उतने ही कैंडिडेट को कॉल लेटर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सभी स्टूडेंट की फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के बारे में बताया गया है। इसके लिए अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे, क्या क्या इसके लिए ज़रूरी है, क्या क्या पहले से रेडी करना होगा, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद फॉर्म अप्लाई करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो फॉर्म की करेक्शन की जाएगी उसके बारे में बताया गया है। कौन कौन से फार्म किस बिहाफ पे रिजेक्ट किए जाएंगे, ये सब के बारे में बताया गया है। फिर आपको ई कॉल लेटर के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, फ्री ट्रैवल पास अथॉरिटी, ये सब आप आराम से नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन रेलवे की साइट पे। यहाँ पर अलग अलग आरआरबी और आरआरसी की डिटेल दी गई हैं, तो आप जिस भी चाहे आरआरबी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। के बाद अलग अलग कैटेगरी के लिए फॉर्म दिए गए हैं, अभी किस फॉर्मेट में आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे भी रेलवे द्वारा किस आरआरबी में किस कैटेगरी के अंदर भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों हमारे नया चैनल अभी शुरू किया है, तो जिसमें आपको इंडिया के सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैंने भी सेल्फ़ स्टडी करके ही एग्ज़ाम निकाले हैं। मैं भी रेलवे में ग्रुप डी में और टेक्नीशियन में जॉब कर चुका हूँ। अभी मैं पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी सेल्फ़ स्टडी से करके अपनी नौकरी ले सकते हैं। तो कृपया हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।